अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स इन फिनलैंड के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बताया था कि फ़िनलैंड में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो इंटरनेशनल नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं एक्सक्लूसिवली, और सिर्फ नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स ही उनमें अप्लाई कर सकते हैं और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को ही वह मिलते हैं। तो एज बिकॉज के फ़िनलैंड में ऑलरेडी ट्यूशन फीस वगैरह आपसे चार्ज होती है, तो अगर आपको स्कॉलरशिप फुली फंडेड मिल जाए या आपको फ़ी में डिस्काउंट मिल जाए तो वो बहुत इजी हो जाता है फिर आपके लिए फ़िनलैंड में चले जाना। तो आज की वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो आप अभी से कर सकते हैं, अभी से उन चीज़ों पे आप काम करके अपने स्कॉलरशिप के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। फ़िनलैंड में 2023 इनटेक के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। दिसंबर से लेकर जनवरी तक उनके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा जनवरी में। तो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बताया था कि फ़िनलैंड में दो तरह के स्कॉलरशिप्स बेसिकली होते हैं, एक फ़िनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है और दूसरा यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स होते हैं। फ़िनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स जितने भी उन प्रोग्राम्स में इनरोल होते हैं, जिन्होंने ट्यूशन फ़ी पे करना होती है, वो उन प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हर प्रोग्राम में से फ़िनलैंड की गवर्नमेंट 2 बच्चों को सिलेक्ट करती है, जिन 2 बच्चों की टोटल ट्यूशन फीस एग्जाम्प्ट हो जाती है और उसके अलावा उनको 5000 यूरो भी मिलता है अकोमोडेशन के लिए और फूड के लिए फर्स्ट ईयर के लिए। तो बेसिकली फिर ऐसे स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी ट्यूशन फ़ी भी कवर हो गई है, उसके अलावा उसका पहले साल का खर्चा भी इंक्लूड हो गया है। इसके अलावा फ़िनलैंड की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स देती हैं। वो उन स्कॉलरशिप्स में आपकी 100% फीस भी एग्जाम्प्ट हो सकती है, उसके अलावा आपको 70% या 50% फ़ी में डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये डिफ़र करता है डिफरेंट केस टू केस। अब मेन चीज़ आती है कि ये स्कॉलरशिप किस बेस पे लगते हैं और किस तरीके से हम अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो फिनलैंड में जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं वो टोटली मेरिट बेस्ड होते हैं। मेरिट बेस से मुराद यह है कि जब आप studyinfo.fi पोर्टल पे अप्लाई करते हो एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वहीं पे आप एक ऑप्शन होता है जिसको आप क्लिक कर देते हो और आप ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए आपका अप्लाई हो जाता है। फिर यूनिवर्सिटी वाले जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक कर लेते हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वो साथ ही आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप दे देते हैं अगर आप आपका मेरिट अच्छा है। अब कौन कौन सी चीज़ें मेरिट में इंक्लूड होती हैं, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी बेस पे आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ अगर आपकी इतनी CGPA है या आपके इतना ये चीज़ है, आपके पास ये चीज़ है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा स्कॉलरशिप, और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं है। तो यही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करके या जो चीज़ें आपके पास अगर ऑलरेडी हैं तो आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ जो आपकी आती है वो आपके ग्रेड्स आते हैं। ग्रेड से क्या मुराद है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बैचलर्स में आपके इंटर में कितने मार्क्स हैं और उसके अलावा आपका जो इंटी टेस्ट होता है उसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं, वो चीज़ ये मैटर करेगी। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं मास्टर्स लेवल के लिए, तो मास्टर्स लेवल पे ये होता है कि आपकी प्रीवियस CGPA जो है वो कितनी का है। अगर आपने सिर्फ बैचलर्स की डिग्री की है तो आपकी बैचलर्स की क्या डिग्री थी, और अगर आपने ऑलरेडी एक मास्टर्स किया और आप डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो देन आपके मास्टर्स में क्या CGPA थी। अब उसका भी एक कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इतनी CGPA हो तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन ये है कि ऑन एवरेज 3.3 3.4 CGPA अगर आपकी है, 3 से ऊपर है तो आपके चांसेस होते हैं, ओवरऑल प्रोफाइल को चेक करके आपको स्कॉलरशिप देते हैं। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो आती है वो आपके आइल्स का स्कोर है। जैसा कि मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास आइल्स मस्ट है, कंपलसरी है आइल्स। तो आइल्स वैसे जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं वो 6.5 बैंड्स होते हैं ओवरऑल। तो अगर आपके 6.5 से ज़्यादा आपके बैंड हैं, 7 है, 7.5 हैं, 8 बैंड हैं आपके, तो ऑब्वियसली आपके वो स्कॉलरशिप के चांसेस को बढ़ा देगा, आपका ओवरऑल प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड और सबसे मेन चीज़ जो आपकी आती है वो आपका मोटिवेशन लेटर होता है। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि किसी भी एप्लीकेशन आपकी जो फाइल है उसमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका जो होता है वो आपका मोटिवेशन लेटर होता है। मोटिवेशन लेटर की बेस पे ही आपको एडमिशन मिलता है, और फिनलैंड में सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं वो मोटिवेशन लेटर की बेस पे मिलते हैं। आपका मोटिवेशन लेटर बेसिकली आप बता देता है कि आप कितने कैपेबल हो, आपकी क्या स्किल्स हैं। तो मोटिवेशन लेटर एक बहुत अच्छा, ना सिर्फ आपको
एडमिशन दिला देगा, बल्कि उसके अलावा आपके स्कॉलरशिप के चांसेस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसलिए आप अभी से अपने मोटिवेशन लेटर की तैयारी स्टार्ट कर दें। जिस जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है उन प्रोग्राम्स को चूज़ करके आप एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ में आपको फ्री में एक सैम्पल भी मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपका जॉब एक्सपीरियंस है। जैसा कि अगर आप अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ तो आपको जो 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मस्ट है, लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में और आपके पास रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस है, या अगर रेलिवेंट नहीं भी जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप उस चीज़ को मेंशन अगर करेंगे, आप साथ अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच करेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। और ये चीज़ ये शो करती है कि आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो और आप अपनी स्टडीज़ के अलावा भी मतलब कि एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप एक कैपेबल स्टूडेंट हो। तो ऑब्वियसली जो एक अच्छा जॉब एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ये आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके चांसेस को बढ़ा देगा। इसमें किसी तरह का भी जॉब एक्सपीरियंस हो सकता है, आप पार्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस अगर आपने किया है वो, या अगर आपने फुल टाइम काम किया है, तो आप इन दोनों चीज़ों का मेंशन इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपकी इंटर्नशिप्स आती हैं कि आपकी फील्ड के रेलिवेंट आपकी क्या इंटर्नशिप्स हैं, आपने क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह और क्या इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं। जैसे कि जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली उनका ये होता है कि ऑब्वियसली उनको इंटर्नशिप्स वगैरह करनी पड़ते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके। तो अगर आपने इंटर्नशिप्स वगैरह की हुई हैं, एक से ज़्यादा की हैं या एक दो इंटर्नशिप्स आपने की हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके प्रोफाइल को मजबूत बना देगा और आपके चांसेस को बढ़ा देगा। ये हर एक जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये हर एक चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके प्रोफाइल को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करेंगी। इन चीज़ों की बेस पर ही आपको मेरिट का स्कॉलरशिप जो है वो अवेल होता है। उसके अलावा लास्ट बात करते हैं, लास्ट स्टेप जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली उनके पास ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है वो डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इनके लिए ये एक एज होगा कि आपकी पब्लिकेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले ही ऑलरेडी एक मास्टर्स किया हुआ है तो आपने जो पब्लिकेशंस अगर आपकी हैं, आपने कोई रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह या बुक्स वगैरह कोई पब्लिश की हैं, तो वो कितने ऑथेंटिक हैं, क्या वो पब्लिश हो गई हैं, एक्सेप्ट हुई हैं किसी जर्नल वगैरह में, या क्या हिसाब किताब है। तो आपका एमफिल का जो आप या आपका मास्टर्स का जो थीसिस है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके मोटिवेशन लेटर में, उसका थीसिस और उसका एब्स्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है ये आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है वो दोबारा मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो अपने प्रोफाइल पे अच्छे तरीके के साथ काम करें तो उनके लिए स्कॉलरशिप लेने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने सिंपल एक सिर्फ बैचलर्स किया हो, क्योंकि बैचलर्स लेवल पे इतनी ज़्यादा पब्लिकेशंस वगैरह, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी एक अच्छी सीवी। एक अच्छी सीवी बेसिकली आपके एक शोकेस की तरह की होती है जो आपकी हर एक चीज़ को बहुत वेल मैनेज तरीके के साथ आपके वो जो बंदा आपका आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है उसको ये चीज़ बता सकती है कि आप कितने कैपेबल हो। सीवी और मोटिवेशन लेटर ये दो चीज़ें होती हैं जिनको देखकर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट को हमें एडमिशन या स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना। तो सीवी आपकी वेल मैनेज्ड होनी चाहिए, यूरोपास फॉर्मेट पे आपने सीवी बनानी है और बहुत अच्छे तरीके के साथ बनानी है ताकि आपके वहाँ पे कोई भी मैस ना हो, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे ऐड नहीं करनी और एक सीवी उठा के हर प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर देनी। हर प्रोग्राम के हिसाब से रेलिवेंट एक्सपीरियंस, रेलिवेंट इंटर्नशिप्स वगैरह, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, हर एक चीज़ आपने उस प्रोग्राम के जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आपने सीवी को चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप अभी से इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई आपके पास इंटर्नशिप्स वगैरह या ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह कर लें अपनी जॉब के, अपने फील्ड के रेलिवेंट जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, या उसके अलावा आप अगर कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं तो आप उसका, या जॉब वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो आप उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा लें और आप एक अच्छे तरीके के साथ अभी से अपनी सीवी पे और अपने मोटिवेशन लेटर पे काम करना स्टार्ट कर दें ताकि जैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो आप अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकें और आपको एडमिशन के साथ साथ आपके स्कॉलरशिप के चांसेस भी मैक्सिमम हो सकें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इटली, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे इन कंट्रीज़ में आप अपना कंसल्टेंसी का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।